एग्जिट पोल मैं आपको गाड़ी में बैठ के बना रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मैंने अंतिम समय तक, सोचिए, मैंने लगभग हर जिले का दौरा किया। एक दो जिला जो है वो बच गया। मैंने पूरा शाहबाद देखा, मगध देखा, मैंने पूरा सीमांचल देखा, मैंने मध्य बिहार देखा, उसके बाद मैंने जो दक्षिण बिहार है वो देखा, उत्तर बिहार देखा, पूरब देखा और पश्चिम देखा। अपनी आंखों से देखा, अपनी कानों से सुना और बीकर सेक्शन से बात की। वो लोग जो टीवी अखबार से गायब हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको ले चलूँगा 2015 के चुनाव में। 2015 के चुनाव में इसी तरह से तमाम एग्जिट पोल ने बताए थे कि भैया एनडीए की सरकार आएगी, मोदी की सरकार आएगी। नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर, लेकिन 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन था और खेल हो गया। नरेंद्र मोदी का रथ रुक गया और सत्ता में पिछड़ा समाज का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और तेजस्वी यादव जो है उप मुख्यमंत्री बने। इसी तरह का एग्जिट पोल हुआ था। इतनी जनसैलाब थी, भीड़ थी, लगभग तय हो गया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। शाम में वोटिंग स्लो कर दिया गया। लेकिन इस बार के जो जनता है, 2019 की जो जनता है, वही 2025 में वोट डाल रही है और उसने इस बार जमकर वोटिंग की है। मुझे अब यूपी की याद आ रही है। यूपी वही 2024 के चुनाव में, मैं लोकसभा का चुनाव था, मैं जब यूपी में लास्ट फेज में उतरा और जब देख रहा था तो जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें थी, बड़ी बड़ी कतारें थी, वही इस बार बिहार में दिख रहा है। पहले फेज में ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि 65% वोटिंग हुई है। दूसरे फेज में सोचिए 3 बजे तक ही 60% वोटिंग हो गई थी। सीमांचल बढ़ चढ़कर वोट करा है। तीसरे फेज में 3 बजे तक 60% वोटिंग का मतलब है कि शाम के 6 बजे तक लगभग 70% वोटिंग होगी। इसका मतलब है कि इस बार जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, वो पिछली बार जो कोर कसर रह गई थी 12,000 वोटों की, उसको खत्म कर दिया है। अब अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो टीवी अखबार के ओपिनियन पोल की सबसे बड़ी वजह है कि वो शहरों में जाते हैं, ज़्यादातर सवर्ण समाज से मिलते हैं। दलित, पिछड़े यहाँ वोट डालने के बाद भी अपनी राय नहीं बताते हैं। इस बार जो सबसे बड़ा खेल हो रहा है वो समझिए, अति पिछड़ा समाज का वोट आरजेडी के साथ शिफ्ट हुआ है। तांती ततमा, आईपी गुप्ता बड़े फैक्टर बने हैं। उनका लगभग 15 लाख वोट शिफ्ट हो रहा है एक साथ इंडिया गठबंधन के साथ। इस वजह से बड़ा मार्जिन एरर उत्पन्न हो रहा है और यही कारण है कि नीतीश कुमार को ललन सिंह से मिलना पड़ रहा है। आप सोचिए, अब तक ललन सिंह नीतीश कुमार से मिलने आते थे, अब नीतीश जी को ललन जी के पास जाना पड़ रहा है। मतलब खेल में कुछ तो है, मामला फिट है। अब दूसरी बात बता रहा हूँ, सोचिए तांती ततमा का वोट गया है। मुकेश सहनी ने जिस तरह से मीडिया वालों को कहा कि तुम लोगों को जूते मारूंगा, तुम्हारा ऑफिस फूंक दूंगा, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है? बीच में अगर बीजेपी में सब कुछ ठीक होता, एनडीए में सब कुछ ठीक होता, तो इस तरह की र्यूमर फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुकेश सहनी के बारे में र्यूमर फैलाया गया कि मुकेश सहनी जो हैं वो बीजेपी नेता के टच में है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज में वो सबसे बड़ी कम्युनिटी निषाद समाज का वोट ट्रांसफर करा के इंडिया गठबंधन में ले जा रहे हैं। अब अगर आप एनडीए की बात करें तो पिछली बार भी नीतीश कुमार और बीजेपी साथ थे, सवर्ण समाज का वोट उनके साथ है। अति पिछड़ा समाज का दो बड़ा, अब बताइए कि कोई भी एक समाज जो बीजेपी से ऐड हुआ हो या नीतीश जी से ऐड हुआ हो, वो बता दीजिए। नीतीश जी का अपना जो कुर्मी वोट है, अगर नालंदा का ही बात करें तो इस बार वो वहाँ नुकसान में रहेंगे, क्योंकि नालंदा, राजगीर में जिस तरह से जमीनों का अधिग्रहण हुआ है, वहाँ लोग नाराज हैं। विकास हुआ है लेकिन जमीन का जो अधिग्रहण हुआ है औने पौने दाम पर, मार्केट रेट उनको नहीं मिला है, सरकारी रेट की वजह से वो नाराज हैं, परेशान हैं। तो वहाँ उनको डेंट लग सकता है अपने गृह जिला में। उसके बाद अगर ऐड ऑन की बात करें तो निषाद समाज, पिछली बार मुकेश सहनी उनके साथ थे, वो पीछे हट रहे हैं। उनके साथ तांती ततमा वोट था, आईपी गुप्ता का समाज वोट करता था, वो इस बार इंडिया के हिस्से में आ रहा है। तो ये दो बड़ा तबका है। एक जो यादव वोट है, जो कोर वोट है, माई समीकरण जिसको कहते हैं मुस्लिम यादव, उसमें नो डाउट वो कोर वोट है। पिछली बार यादव समाज जो है वो एग्रेसिव नहीं था। पिछली बार यादव समाज एग्रेसिव नहीं था। सीमांचल के इलाके में जहाँ जहाँ मुस्लिम उम्मीदवार थे
उन्होंने वोट कर दिया था सीधे सीधे बीजेपी को। ओवैसी ने लगभग 20 सीटों पर बड़ा नुकसान दिया था, 5 सीट वो जीते थे। इस बार पतंग छाप जो है वो एग्रेसिव नहीं है, पतंग छाप का फैक्टर नहीं है। तीसरी बड़ी बात, यादव समाज जो है वो पूरी तरह से एकजुट है, मुस्लिम समाज के लोग हैं वो पूरी तरह से एकजुट हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आए थे वहाँ, हेमंता बिश्व शर्मा आए, तो अति पिछड़ा में भी बड़ा डेंट लगा है। उसके बाद जो नीतीश जी का समाज है, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, वो वोट भी जो है धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। तो ये भी बड़ी खबर बता रहा हूँ, वो वोट भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। और मंडल समाज का वोट जो है वो अच्छी संख्या में जाता हुआ दिख रहा है, जैसे वारसलीगंज में। उसके बाद रहा सहा कवर मुकामा में जो हुआ, जिस तरह से दुलारचंद यादव की हत्या हुई, उससे पूरे बिहार में एक मैसेज चला गया और खासकर माई समीकरण बहुत मजबूत हुआ है। उसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर है, बीजेपी ने जिस तरह से सवर्ण समाज को बड़ी संख्या में टिकट दिया है, वो दलित पिछड़ों के लिए बिल्कुल सोचने वाली बात थी। 49 टिकट उन्होंने सवर्णों को दे दिया। नीतीश जी की पार्टी ने 22 टिकट दे दिया, बाद में उन्होंने कुछ डैमेज कंट्रोल किया था। तो सोचिए, जो दलित पिछड़ा बीजेपी के साथ थे इस उम्मीद में कि उनको चुनाव में जगह मिलेगी, टिकट मिलेगा, वो भी उनको नहीं मिला। तो इस वजह से ये तमाम जो डिफरेंसेज उत्पन्न हुए हैं, वो बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। नीतीश कुमार के साथ अति पिछड़ा वोट टूटा है, उनका अपने समाज का, मंडल समाज का वोट टूटा है, वो भी नुकसान में दिख रहे हैं। आरजेडी ने कागजों पर भले कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान दिखाई दे रहा था, लेकिन आईपी गुप्ता और मुकेश सहनी के आने से बड़ा फायदा हो रहा है। कुशवाहा समाज पर भी आरजेडी की नजर थी, क्योंकि उनके पास कुशवाहा नेता पार्टी गठबंधन में नहीं था, इसलिए उन्होंने कुशवाहा समाज को जमकर टिकट दिया और इसका भी फायदा उनको होता दिख रहा है। दलित समाज का कोई दल भले बीजेपी एनडीए के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने राजेश राम को अध्यक्ष बनाया, उसका फायदा हो रहा है उनको कुटुंबा जैसे इलाके में या मोहनिया, कैमूर, भभुआ में। उसके बाद अम्बेडकरवाद, सोशल मूवमेंट, मिशन मूवमेंट की वजह से, और जिस तरह से बीजेपी ने सरकारी नौकरी खत्म की है, जिस तरह से जातीय द्वेषता बढ़ी है, जिस तरह से लोगों के सर पर पेशाब किए गए मध्य प्रदेश, राजस्थान में, यूपी में, और जिस तरह से कथावाचकों के साथ हुआ है, तो दलित समाज का जो अम्बेडकरवादी तबका है, जो बहुजन तबका है, वो भी आरजेडी के साथ बना हुआ है। जो फायदा अखिलेश यादव को यूपी में हुआ था, वही फायदा तेजस्वी यादव को बिहार में होता दिख रहा है। तो जिस तरह से लोकसभा में बम्पर वोटिंग हुई थी और यादव, कुर्मी, कुशवाहा एक साथ आए थे पीडीए के नाम पर, और अखिलेश यादव ने 43 सीटें जीती थी, अखिलेश यादव और उनके गठबंधन ने, वो जो मिरेकल है वो बिहार में होता दिख रहा है। और इसी का नतीजा है कि सोचिए 65% वोट पहले फेज में होता है, दूसरे फेज में लगभग 3 बजे तक ही 60% वोट हो चुका था। ये वीडियो 6 बजे प्ले हो रहा है, मैं जब उस समय एग्जिट पोल लाइव आपको दिखाऊंगा, उसमें अपडेट करूंगा। अनुमान है कि दूसरे फेज में लगभग 60% तक वोटिंग हो सकती है, तो 70% तक वोटिंग हो सकती है। इसका मतलब हेवी जो वोटिंग है वो दिखा रहा है कि बीजेपी से किस तरह की नाराजगी है लोगों में। तो अब बात करते हैं अगर सीटों की, तो सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी 143 पर लड़ रही है, उनकी लहर चल रही है। तो साधारण सी बात है कि लगभग आरजेडी 100 और 110 सीटों का अगर टारगेट अचीव कर ले तो ये चौंकाने वाला नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि अगर इस बार 133 से 143 पर आरजेडी लड़ रही है, अगर वो 110, 105 से 110, 115 तक जीतने में अगर कामयाब होते हैं तो हैरान मत होइएगा। कांग्रेस 61 पर लड़ रही है, फ्रेंडली फाइट भी है, 25 से ज्यादा स्कोर कांग्रेस का रहेगा। सीपीआईएमएल 15 स्कोर करती हुई दिख रही है, मुकेश सहनी 5 से 10 के बीच में स्कोर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि लगभग 150 के आसपास इंडिया गठबंधन अगर स्कोर कर जाए तो हैरान मत होइएगा। ये चौंकाने वाली खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। बात करें अगर एनडीए की, तो सबसे बड़ी जो खबर है एनडीए के पाले में कि बीजेपी जो दूसरे नंबर की पार्टी थी, पहले दूसरे नंबर की पार्टी थी, इस अगर बाद में उन्होंने मुकेश सहनी को जोड़ लिया था तो सबसे बड़ी पार्टी हो गई थी बीजेपी। फिर आरजेडी ने ओवैसी साहब के उम्मीदवारों को जोड़ा तो वो पहले नंबर की पार्टी हो गई थी। उसके बाद अब स्थिति है कि इस बार आरजेडी पहले नंबर की पार्टी होते जा रही है
और तो गठबंधन को लगभग 150 सीटों के आसपास बहुमत मिल सकता है, 150 सीटें आ सकती है, 140 पर तो कोई दाग नहीं लगेगा। लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो पिछली बार चिराग पासवान फैक्टर थे और नीतीश कुमार को टिका दिया गया था 43 सीटों पर। इस बार जेडीयू के लोगों ने चिराग पासवान को 29 सीटों पर डैमेज किया, चिराग पासवान के लोगों ने जेडीयू को 101 सीटों पर डैमेज किया। ये भी एक बड़ी वजह है इंडिया गठबंधन की जीत का। बीजेपी को जरूर जेडीयू वालों ने डैमेज किया, जेडीयू ने बीजेपी को डैमेज किया है। और इस खेल में जेडीयू देश बिहार की दूसरी बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है और वो हो सकता है कि 50 तक आंकड़ा पार कर जाए या 40 या 50 के बीच में। बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है या चौथे नंबर पर भी जा सकती है। बिहार में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी हो सकती है। तो तीसरे नंबर पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। या तो बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी हो सकती है या कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी हो सकती है, या फिर तीसरे नंबर पर अगर बीजेपी जाती है तो चौथे नंबर पर कांग्रेस की पार्टी हो सकती है। लेकिन आरजेडी एक बड़े बढ़त की तरफ दिख रही है। आप लोग अपनी राय जरूर दें। ये मेरा एग्जिट पोल है, लाइव भी मैं आपको बताऊंगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।